हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दुबे सर जीएस पर। आज का टॉपिक आपके सामने है। मैं आज आपको बताऊंगा पर्यावरण अध्ययन की विधियाँ, अर्थात पर्यावरण को कैसे अध्ययन किया जा सकता है, पर्यावरण को कैसे समझा जा सकता है। इसके ये घटक हैं, 4 विधियाँ हैं जो पर्यावरण को समझ सकते हैं हम। नंबर 1, क्रियाशीलता वातावरण। मानव एक क्रियाशील प्राणी है और पर्यावरण भी क्रियाशील है। पर्यावरण रोज कोई न कोई परिवर्तन करता रहता है। इस पर्यावरण की क्रियाशीलता से हम पर्यावरण का अध्ययन कर सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन करने की जितनी विधियां हैं उसमें सबसे प्रमुख और पहली विधि है पर्यावरण की क्रियाशीलता। वातावरण क्रियाशील है और मानव की सक्रियता। एक हमारे यहाँ प्रमुख भूगोलवेत्ता थी एलन कुमारी चर्चिल सेम्पल कहती हैं कि पृथ्वी अस्थिर है और मानव क्रियाशील है। पृथ्वी अस्थिर है तो उसका परिणाम क्या हुआ? दिन रात, दैनिक गति और वार्षिक गति। पृथ्वी की अस्थिरता, पृथ्वी अस्थिर है, मानव क्रियाशील है। यह सिंपल की लाइन है। पृथ्वी अस्थिर तो हुआ क्या? एक दैनिक गति जिससे दिन और रात, एक वार्षिक गति जिससे ऋतु, मौसम और जलवायु का परिवर्तन। और मानव इस धरातल पर क्रियाशील है। तो इन दोनों से जो वातावरण निर्मित होता है, इन दोनों को समझ करके हम क्या कर सकते हैं? पर्यावरण का अध्ययन कर सकते हैं। ये हो गया क्रियाशीलता मानव की सक्रियता के साथ। दूसरा बिंदु है तटस्थ वातावरण। जो वातावरण हमारा है वह तटस्थ है और इस तटस्थ वातावरण को हम बारीक तरीके से अध्ययन करें तो वातावरण हमको बहुत कुछ बता देता है। पर्यावरण बहुत कुछ संकेत करता है। हमको समझने की जरूरत है, हमको पढ़ने की जरूरत है, रीड करने की जरूरत है। ये दूसरा पॉइंट हो गया बोधात्मक वातावरण, जो अभी हम अगली कक्षा में चर्चा किए थे कि जब तक हमको आपको बोध नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी, तब तक पर्यावरण को समझ नहीं सकते। इसलिए अनुभविक विधि बोधात्मक तरीके में सबसे महत्वपूर्ण है। अनुभव और बोध के द्वारा जानकारी इकट्ठा करके पर्यावरण को पढ़ा जा सकता है। फिर है व्यवहारजन्य वातावरण, जिसमें जागरूकता प्रमुख है। बोध में क्या है? शारीरिक और मानसिक अनुभवों से हम बोध करेंगे। पहला है क्रियाशीलता, जिसमें मानव सक्रिय है। फिर है तटस्थ वातावरण, एकदम निरपेक्ष भाव से। फिर तीसरा बोधात्मक वातावरण। या प्रश्न उठता है कि बोध हमको कैसे होगा? तो शारीरिक सक्रियता और मानसिक सक्रियता से बोध होगा। चौथा है व्यवहारजन्य वातावरण। यह व्यवहारजन्य कैसे हम होगा? जब जागरूक रहेंगे तो हमको व्यवहारिक नॉलेज होती रहेगी। आसपास के परिवेश से हम जागरूकता के माध्यम से सीख सकते हैं। और यह पर्यावरण अध्ययन की 4 विधियाँ पढ़ने समझने के लिए सबसे मुफीद तरीका है। अब है पर्यावरण अध्ययन की 4 प्रमुख विधियाँ हैं। यह जो से फील्ड के अनुसार है, यह फील्ड का वर्गीकरण है और यह है पर्यावरण अध्ययन की 4 प्रमुख विधियाँ। पहली विधि क्या है? इसमें स्थानिक उपागम। उपागम का सिंपल अर्थ है जहाँ शब्द आए। यह भूगोल का टेक्निकल शब्द है। आप सभी बंधुओं से अनुरोध है कि साफ साफ जानिए, उपागम का अर्थ है केवल माध्यम। उपागम का अर्थ है केवल माध्यम। अब पर्यावरण को किस माध्यम से समझेंगे? तो प्रश्न है स्थानिक उपागम अर्थात स्थानीय माध्यम से समझेंगे। तो पहला मानव की अनुक्रियाएं। क्रियाएं माने काम करना। मानव जो वर्क करता है वह क्रिया है। अनुक्रिया जो पहले से होती आई है उसको हम जब करते हैं तो मानव की अनुक्रिया है। अब पर्यावरण को समझने के लिए जो पहली विधि है स्थानिक उपागम, पहला माध्यम है स्थानिक उपागम। इसका पहला बिंदु मानव की अनुक्रियाएं। अब मानव की अनुक्रिया क्या है? भोजन, बस, आवास। अर्थात मानव की पहली, जब मानव धरती पर अवतरित हुआ तो उसने सबसे पहले 3 मूलभूत मानव की जो आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान यह मानव की मूलभूत पहली अनुक्रिया है। धरती पर जब मानव जन्म लिया और जब वह थोड़ी सी चेतना जागी, होश संभाला, तो उसकी सबसे पहली जरूरत थी क्षुधा पूर्ति। कहावत है भूखे भजन न होई गोपाला। उदर पूर्ति हमारी पहली समस्या थी। यह जब साल हो गई तो फिर हमने अपने तन ढकने के लिए काम किया, फिर आवास के लिए काम किया। अर्थात स्थानीय लोकल स्तर पर पर्यावरण को समझने के लिए जो पहला बिंदु है हमारा मानव की अनुक्रियाएं, इसमें भोजन, वस्त्र और आवास।
दूसरा है प्राथमिक अनुक्रिया। प्राथमिक अनुक्रिया, जब मानव चेतना संभाल लिया, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था कर लिया, तो उसको जो पहला काम किया अर्थात प्राथमिक क्रिया, धरती पर रोटी कपड़ा मकान की मूलभूत आवश्यकता जुटाने के बाद जो मानव ने पहला काम किया उसे हम कहते हैं प्राथमिक अनुक्रिया। अब यह प्राथमिक अनुक्रिया क्या है? आखेट, मछली और प्रारंभिक कृषि। मानव जब धरातल पाया तो आसपास के फल फूल को खा करके जब खत्म हो गए, तो अब 3 महीने बाद कोई फसल अगली आएगी ना फल की, तब प्रश्न उसके सामने हुआ कि अब क्षुद्रता की पूर्ति कैसे करें, उदर की पूर्ति कैसे करें, भोजन को कैसे प्राप्त करेगा। तब उसने क्या किया? आखेट करना किया, शिकार करना शुरू किया, जंगल में जानवरों को मारना शुरू किया। इसके बाद मछली को पकड़ना शुरू किया, मछली के बाद खेती करना शुरू किया। यह सारी प्राथमिक अनुक्रियाओं में आता है। इसके बाद है द्वितीय अनुक्रिया। द्वितीय अनुक्रिया क्या है? कृषि, पशुपालन, खनन और उद्योग। कृषि क्या है? कृषि, जब मानव बीजों को गिरते नम वाली भूमि में अंकुरित होते देखा तो उसके दिमाग में यह बात पहुंच गई कि यदि बीज को हम मिट्टी में नमी वाले भाग में डालें तो वहाँ फसलें आ सकती हैं। यहीं से कृषि का प्रादुर्भाव हुआ और उसके साथ जुटा पशुपालन। हमारे यहाँ एक शब्द है कृषि और कृषक। कृषि का किसे कहते हैं और कृषक किसे कहते हैं? तो हमारे यहाँ एक शब्द जुड़ता है खेती और बाड़ी। खेती बाड़ी, आज भी गांव में लोग जाते हैं तो प्रश्न करते हैं कि आपकी हाल चाल क्या है, आपकी खेती बाड़ी कैसे है। तो खेती का मतलब हो गया कृषि और बाड़ी का मतलब हो गया पशुपालन। बाड़ी का मतलब बाड़ा। बाड़ा जहाँ पशुओं को पाला जाता है, पशुओं को जहाँ पाला जाता है वह पशुपालन की पद्धति बाड़े से संबंधित थी। इसीलिए सामान्य व्यक्ति जब हाल चाल लेता है तो कहता है कि आपकी खेती बाड़ी कैसी है। खेती बाड़ी का अर्थ हो गया कृषि और बाड़े का अर्थ हो गया पशुपालन। तो कृषि और पशुपालन भारतीय जीवन पद्धति का मूलभूत आधार था। भारतीय सनातन परंपरा का मूल बिंदु कौन था? खेती और बाड़ी, कृषि और पशुपालन। अब है खनन और उद्योग। अपने आसपास के परिवेशों में खनिज पदार्थों को खोद करके निकालना, उससे आधारित उद्योग को चलाना, यह खनन और उद्योग की बात थी जो दूसरी अनुक्रिया में आता है। तृतीय अनुक्रिया क्या है? परिवहन, व्यापार, बैंक, संचार और मनोरंजन। यह पहली क्रिया पर दूसरी क्रिया आधारित है। दूसरी क्रिया को संपन्न करने के लिए, जैसे आखेट, मछली और प्रारंभिक कृषि किया, फिर इसके बाद द्वितीय क्रिया में कृषि, पशुपालन, खनन, उद्योग किया। इसको चलाने के लिए फिर क्या जरूरत पड़ गई? परिवहन की। माल आपका तैयार होगा तो कहाँ जाएगा? बेचने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? परिवहन की। जो माल इधर उधर जाएगा उसको क्या कहेंगे? व्यापार कहेंगे। बैंक में लेन देन की जरूरत पड़ेगी। फिर संचार और मनोरंजन, ये सारी क्रियाएं क्या है? तृतीय अनुक्रिया में। चौथी अनुक्रिया क्या है? जब मानव थोड़ा व्यवस्थित होना शुरू किया, फिर उसने शिक्षा और स्वास्थ्य, जो हमारी सबसे बड़ी नेसेसरी नीड है, उसको संभाला। यह हमारी चौथी अनुक्रिया में आता है। पांचवी अनुक्रिया क्या है? विशेषज्ञ, निर्माण और कर्ता। पंचम क्रिया में विशेषज्ञ और निर्माणकर्ता। विशेषज्ञ क्या है? जैसे साइंटिस्ट, जैसे शिक्षाविद, जैसे टेक्नोलॉजी से युक्त उसका जो लीड करता है। ये सारे अपने अपने दक्ष, अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ लोगों को हम पंचम क्रिया में शामिल करते हैं। इस तरह मानव जब धरातल पर आया वह 5 अनुक्रियाओं से गुजरा। पहली उसकी क्रिया प्राथमिक हो गई, आखेट, पालन। द्वितीय क्रिया कृषि और पशुपालन। तृतीय क्रिया परिवहन, व्यापार और बैंक। चतुर्थ क्रिया शिक्षा और स्वास्थ्य। और पांचवी क्रिया विशेषज्ञों का अपने अपने क्षेत्र में दक्ष होना। यह 5 क्रियाएं करके मानव धीरे धीरे वातावरण से जुड़ना शुरू किया। अब है सामाजिक आवश्यकताएं। जब ये सारी चीजें समाज में आ गई, खेती आ गई, वस्त्र आ गए, कपड़े आ गए, मकान आ गए, मछली, प्रारंभिक कृषि, पशुपालन, खनन, उद्योग, व्यापार, परिवहन, बैंक, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विशेषज्ञों की पूरी एक टीम खड़ी हो गई, समाज व्यवस्थित हो गया। तो अब समाज की कुछ जरूरतें हुई तो उसे हम कहते हैं सामाजिक आवश्यकताएं। सामाजिक आवश्यकताएं, अब इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए एक आवश्यकता हुई, वह आवश्यकता है सामाजिक आवश्यकता।
सामाजिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमको फिर एक सरकार की जरूरत पड़ी। तो कुछ समय राजशाही आई, राजतंत्र चला, फिर लोकशाही आई, लोकतंत्र चला। इस राजशाही लोकशाही के माध्यम से समाज की आवश्यकताओं को पूरा किया जाने लगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जब जैसे खुद से ऊपर उठ करके परिवार का जन्म होता है, परिवार से ऊपर उठेंगे तो गांव का जन्म होता है, गांव से ऊपर उठेंगे तो समाज का जन्म होता है, समाज से देश का जन्म होता है, देश से विश्व का। इसीलिए भारतीय सनातन परंपरा कहती है वसुंधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही परिवार है। और इस परिवार को चलाने के लिए ये सारी चीज़ें जरूरत पड़ेगी। सरकार और अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनशिप, धर्म और विज्ञान, यह सब समाज को व्यवस्थित करने का एक तरीका था। यह सामाजिक संरचना थी, यह सामाजिक पर्यावरण है। ऊपर जो है प्राकृतिक पर्यावरण है और यह क्या है, सामाजिक पर्यावरण है। आप पर्यावरण को भली भांति समझना चाहते हैं तो आपको दोनों समझना पड़ेगा, एक प्राकृतिक वातावरण को, एक सामाजिक वातावरण को। सामाजिक वातावरण और प्राकृतिक वातावरण मिल करके एक संपूर्ण कायनात में पर्यावरण को जन्म देते हैं और इसी पर्यावरण को हमको आपको समझना पड़ेगा। अब है उच्च आवश्यकताएं। उच्च आवश्यकताएं क्या है? जैसे जैसे मानव का मस्तिष्क विकास किया, उसकी जरूरतें, उसकी आवश्यकताएं बढ़ने लगी। उसमें क्या हो गया, कला, मनोरंजन, स्वास्थ्य और उद्योग। तो फिर उस नाटक, कहानियाँ, समाचार, लेखक, उपनिषद, रामायण, महाभारत, बॉलीवुड, फिल्म उद्योग, ये सब कुछ, नाट्यशालाओं का निर्माण, रंगशालाओं का निर्माण, फैक्ट्रियों का, उद्योगों का विकास, यह सब सामाजिक उच्च क्रिया में आता है और यह सब सामाजिक पर्यावरण को जन्म देते हैं। इस तरह यह पूरी बात कंप्लीट हुई। अब है तंत्र उपागम। पर्यावरण को समझने के लिए तंत्र उपागम बहुत जरूरी है। तंत्र का अर्थ होता है जाल। इस प्राकृतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण को समझना है तो इस समझने के प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण में एक जाल है, एक नेट है। एक दूसरे से एक दूसरा संबंधित है, कोई किसी से अलग नहीं है। दोनों को समझ करके ही संपूर्ण पर्यावरण की जानकारी हो सकती है और इस तरह एक तंत्र का विकास होता है। और वह तंत्र क्या है? तंत्र उपागम। तंत्र के माध्यम से पर्यावरण को समझना। मैंने जैसे बताया, उपागम का अर्थ होता है माध्यम और तंत्र का होता है जाल। यह जो प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण से एक जाल जो निर्मित हो रहा है, यह जाल इस माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे क्या है, मानव और पर्यावरण का संबंध। मानव क्या है, पर्यावरण क्या है? मानव और पर्यावरण के अंतर रिलेशनशिप को समझना पड़ेगा। कर्मोपलक्षी जो कार्य व्यवहार है, जो क्रियाएं होती हैं, जो उसकी गतिविधियां होती हैं, उसको समझना पड़ेगा। इस तरह एक एक बिंदुओं को समझ करके ही पर्यावरण की अच्छी और सच्ची जानकारी हासिल की जा सकती है। आगे है पारिस्थितिकी उपागम। पारिस्थितिकी उपागम क्या है? हमारे एक शब्द में, आप पहले इस शब्द का मीन्स जान लें, बड़ा खटकता है और इस शब्द को नहीं जान पाएंगे तो पूरे सिस्टम को नहीं समझ पाएंगे। सिंपल सी बात है, पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी क्या है? सीधी सी बात है, जो हमारे परि का अर्थ होता है चारों तरफ, स्थित का अर्थ है, क्लियर? परि का अर्थ हो गया चारों तरफ, स्थित का अर्थ है, जो हमारे चारों तरफ स्थित है वही पारिस्थितिकी है। कैसे? हमारे चारों तरफ सजीव चीजें हैं, हमारे चारों तरफ निर्जीव चीजें हैं, हमारे चारों तरफ जैव चीजें हैं, हमारे चारों तरफ अजैव चीजें हैं। इन जैव अजैव का जो संगुंफन है, जो जाल है, यह जो जैव अजैव, भौतिक अभौतिक, सजीव और निर्जीव जो हमारे चारों तरफ स्थित है, उसी को एक शब्द में कहते हैं पारिस्थितिकी। अब आइए पारिस्थितिकी को हम कैसे समझेंगे? आधुनिक उपागम की विधि, आधुनिक तरीके से, मॉडर्न तरीके से हम पारिस्थितिकी को समझने के लिए नंबर 1 है भौतिक क्षेत्र। भौतिक क्षेत्र क्या है? फिर बात वही आ गई, धरातल, हवा, पानी, मिट्टी, आकाश, पाताल, ताप, दाब, प्रकाश, ये भौतिक परिक्षेत्र हैं। इन भौतिक परिक्षेत्र को समझ करके हम पूरे पारिस्थितिकी को जान सकते हैं। फिर दूसरी बात है जैव क्षेत्र।
सारे जीवों के संसार को समझना पड़ेगा, सभी जीवों के क्रियाकलापों को समझना पड़ेगा। इस तरह भौतिक और जैविक दोनों क्षेत्रों को पढ़ करके साइंटिफिक वैज्ञानिक पारिस्थितिकी का हम अध्ययन कर सकते हैं। अब है ऊर्जा संचरण। ऊर्जा का संचरण क्या है? ऊर्जा का संचरण यह जान लीजिए कि ऊर्जा का पावर हाउस कौन है, एनर्जी का स्रोत कौन है। तो एनर्जी का स्रोत हमारा सूर्य है। सूर्य से निकली हुई रोशनी को जब एक बीज मिट्टी में नमी के साथ प्राप्त करता है तो उग करके पौधा होता है और वह पौधे से फल फूल लगता है। उस फल फूल को खा करके हम और आप सारे जीव जंतु जिंदा रहते हैं। तो सूर्य की एनर्जी पौधे में, पौधे की एनर्जी हमारे आप में। इस तरह ऊर्जा का एक प्रवाह बना रहता है, ऊर्जा सर्कुलेट होती रहती है। इसलिए सतत इस पारिस्थितिकी में प्रत्येक प्रवाह को अवरुद्ध करने की जरूरत नहीं है। यदि किसी प्रवाह को रोकने का प्रयास किया गया तो पूरी पारिस्थितिकी छिन्न भिन्न हो जाएगी, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह निरंतर बना रहना चाहिए। सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है और उस सूर्य के प्रमुख ऊर्जा स्रोत को एक पौधा मिट्टी में नमी पा करके अंकुरित होता है, पौधा बनता है। उस पौधे को कीट पतंगे खाते हैं। कीट पतंगों को कौन खाता है? मेढक खाता है। मेढक को कौन खाता है? सांप खाता है। सांप को फिर मोर खाता है और मोर को हम आप खाते हैं। हमको आपको शेर बाघ खाता है। ये एक चेन है जो ऊर्जा का प्रवाह सतत इस कायनात में, मास में, ब्रह्मांड में बना है और इसी तरह पारिस्थितिकी को जाना जा सकता है। आगे है स्वपारिस्थितिकी। एक जीव की अपनी पारिस्थितिकी होती है, एक पर पारिस्थितिकी होती है, एक स्वपारिस्थितिकी होती है। स्वपारिस्थितिकी पर पारिस्थितिकी को विशद तरीके से अगली कक्षा में बताएंगे। पर का हो गया दूसरे के पारिस्थितिकी, स्व का अर्थ हो गया अपनी पारिस्थितिकी। इसकी डीप नॉलेज अगली कक्षा में हम देंगे। अब है सामूहिक पारिस्थितिकी। एक समूह में रहकर के जो पारिस्थितिकी जन्म लेती है उसे हम कहते हैं सामूहिक पारिस्थितिकी। जैसे मानव समाज की पारिस्थितिकी, वनस्पतियों की पारिस्थितिकी, जीवों की पारिस्थितिकी, पक्षियों की पारिस्थितिकी, भारत की पारिस्थितिकी, एशिया की, अमेरिका की, यह सब अलग अलग पारिस्थितिकियाँ हैं जिसको हम समूह विशेष का नाम देते हैं। इस तरह आज पर्यावरण को अध्ययन करने की जितनी साइंटिफिक वैज्ञानिक विधियाँ थी उनका हमने एक क्रमवार अध्ययन करके आपको बताया। आप वीडियो को कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह विषय, यह टॉपिक कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं।